हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 46 है। इससे पहले हम 45 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। और ये आईएनसी के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, आईएनसी के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कब थे ये? तो ये थे 1886 में। ठीक है, 1886 में कलकत्ता में। ठीक है, 1886 में कलकत्ता में ये आईएनसी के अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये 3 बार अध्यक्ष बने। ठीक है ना, 3 बार अध्यक्ष बने थे ये दादा भाई नौरोजी। कब कब बने थे? तो ये 1886 में कलकत्ता में, फिर 1893 में लाहौर में, 1906 में कलकत्ता में। ठीक है, तो ये 3 बार अध्यक्ष बने थे। और दादा भाई नौरोजी ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है ना, पहले पारसी अध्यक्ष थे। और इनकी बुक भी है। तो बुक कौन सी है इनकी? तो इनकी बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की। और दादा भाई नौरोजी यह ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है ना, पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, फिर बात करें हम यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, लोकमान्य तिलक के नाम से इन्हें जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिकाएं चलवाई थी। ठीक है ना, 2 पत्रिकाएं चलवाई थी इन्होंने। कौन कौन सी? तो ये चलवाई थी केसरी और मराठा। ठीक है, तो जो केसरी थी ये मराठी भाषा में, और जो मराठा था ये अंग्रेजी भाषा में। ठीक है ना, तो बाल गंगाधर को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था। और इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी माना जाता है। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक को। और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। ठीक है, फिर अब हम बात करें यहाँ पर महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी को बापू, राष्ट्रपिता और अर्धनग्न फकीर और साबरमती का संत, इन नामों से जाना जाता था इन्हें। ठीक है ना, महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी ये आईएनसी के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, आईएनसी के अध्यक्ष थे ये कब? तो ये थे 1924 में बेलगांव में। ठीक है ना, 1924 में बेलगांव में ये आईएनसी के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। तो फिर यहाँ बात करें महात्मा गांधी ने जो पत्रिकाएं चलवाई। ठीक है ना, पत्रिकाएं चलवाई। तो ये कौन कौन सी थी पत्रिकाएं? तो ये थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये इनकी पत्रिकाएं थी महात्मा गांधी की। फिर महात्मा गांधी की पुस्तक कौन कौन सी थी? तो मैं आपको 2-3 पुस्तक बता देती हूँ जो इनकी थी। ठीक है ना, तो एक थी ये हिंद स्वराज, फिर है गोखले, माय पॉलिटिकल
पॉलिटिकल गुरु, फिर है मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, फिर है माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है, फिर बात करें हम महात्मा गांधी के आंदोलन, तो महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे या चलाए थे, तो ये थे एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है, तो ये महात्मा गांधी के आंदोलन कौन कौन से थे, तो महात्मा गांधी के आंदोलन थे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में। ठीक है, तो ये हो गई महात्मा गांधी के बारे में पूरी डिटेल। ठीक है, फिर अब हम बात करें लाला लाजपत राय की। ठीक है ना, लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय इन्हें पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता। ठीक है ना, लाला लाजपत राय को, और लाला लाजपत राय ने ही पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी थी। ठीक है ना, इन्होंने ही पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी थी लाला लाजपत राय ने, और इन्हें साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था, जिसके इसमें ही साइमन कमीशन के विरोध में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, लाला लाजपत राय की, और लाला लाजपत राय को एक मिनट, हाँ पेन काम नहीं कर रहा है, एक मिनट। तो लाला लाजपत राय को गरम दल के नेता थे। ठीक है ना, गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये सारी थी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी है, या तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था, तो प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था, तो सबसे पहले बात करें प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है ना, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और इसमें बंगाल का नवाब कौन था, तो ये थे सिराजुद्दौला। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। और प्लासी का युद्ध ये किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, जिसमें कि अंग्रेजी सेना जीत गई थी और सिराजुद्दौला हार गए थे। ठीक है ना, सिराजुद्दौला की सेना के सेनापति ने ही इन्हें धोखा दिया था, जो कि थे मीर जाफ़र। ठीक है ना, इन्होंने इन्हें धोखा दिया था, जिसकी वजह से ये हार गए थे, और इनके हारने के बाद मीर जाफ़र को ब्रिटिश सेना ने इन्हें बंगाल का नवाब बनाया था। ठीक है ना, बंगाल का नवाब घोषित किया था। ठीक है ना, मीर जाफ़र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किसने किया,
तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान ये किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया था। और मोहम्मद अली जिन्ना ये पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। पाकिस्तान के ये गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना, और ये भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, ठीक है। भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष ये कब बने थे? तो यह बने थे 1940 में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है ना। 1940 में लाहौर अधिवेशन में ये भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। फिर बात करें जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। लोकनायक की उपाधि इन्हें दी गई थी। फिर बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को पुनः जीवित किया था, ठीक है ना। आज़ाद हिंद फौज को इन्होंने पुनः जीवित किया था, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने। और इन्होंने 1929 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है ना। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1929 में, ठीक है। किसकी की थी? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की। और आज़ाद हिंद फौज को इन्होंने जीवित किया था, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था जो कि है जय हिंद का नारा, ठीक है ना। इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था जो कि आज एक भारतीय राष्ट्रीय नारा बन गया है, ठीक है। तो और महात्मा गांधी के बारे में, तो इनके बारे में मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही सारी डिटेल बता दी थी, तो अब मैं यहाँ इनके बारे में नहीं बता दी हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये थे विष्णुगुप्त, ठीक है ना। विष्णुगुप्त ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और विष्णुगुप्त ये चाणक्य को ही कहते हैं, ठीक है ना। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहते हैं। और कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है ना। तो जो चाणक्य है इन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से ही जाना जाता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है। फिर बात करें कलहन की, तो कलहन ये राज तरंगिणी के लेखक हैं, ठीक है ना। राज तरंगिणी के लेखक हैं कलहन। विष्णु शर्मा यह पंचतंत्र के लेखक हैं। स्कंदगुप्त यह कुमार गुप्त के पुत्र थे, ठीक है ना। यह कुमार गुप्त के पुत्र थे। और इन्होंने हुणों को हराया था, ठीक है ना। इन्होंने अपने काल में हुणों को हराया था और इन्हें खदेड़ दिया था, ठीक है ना। सफलतापूर्वक इन्हें खदेड़ दिया था हुणों को, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर ही नंद वंश का अंत किया था, ठीक है ना। नंद वंश का अंत किया था या नंद वंश को हरा दिया था, जिसके बाद इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे 1932 में, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ए, 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। और इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ये किए थे महात्मा गांधी ने और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है ना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है ना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना, पूना पैक्ट पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति ये किससे संबंधित है? तो सबसे पहले बात करें हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1965 में, ठीक है ना। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई थी। और इसके जनक कौन थे हरित क्रांति के? तो ये थे M.S. स्वामीनाथन, ठीक है ना। M.S. स्वामीनाथन
ये हरित क्रांति के जनक थे। और हरित क्रांति यह किससे संबंधित है? तो यह है खाद्य एवं अनाज उत्पादन से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खाद्य एवं अनाज उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। ठीक है, फिर बात करें हम यहाँ पे तेल एवं बीज उत्पादन, तो यह किस क्रांति से संबंधित है? तो यह संबंधित है पीली क्रांति से। ठीक है ना, पीली क्रांति से यह संबंधित है और इसकी शुरुआत हुई थी 1886-87 के बीच इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, पीली क्रांति की। और इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक थे सैम पित्रोदा। ठीक है ना, सैम पित्रोदा ये इसके जनक थे पीली क्रांति की। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे दूध उत्पादन, तो दूध उत्पादन यह किस क्रांति से संबंधित है? तो यह संबंधित है श्वेत क्रांति से। ठीक है ना, श्वेत क्रांति से यह संबंधित है, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इसे श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1970 में। और इसके जनक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये इसके जनक थे। ठीक है ना, श्वेत क्रांति के। फिर इन्होंने, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने अमूल की स्थापना की। ठीक है ना, अमूल की स्थापना की थी इन्होंने किसके साथ मिलकर? तो इन्होंने की थी त्रिभुवन दास पटेल के साथ मिलकर। ठीक है ना, त्रिभुवन दास पटेल के साथ मिलकर इन्होंने अमूल की स्थापना की थी। ठीक है ना, अमूल की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो ये की थी आनंद, गुजरात में। ठीक है ना, आनंद, गुजरात में इन्होंने अमूल की स्थापना की थी। और अमूल का फुल फॉर्म क्या है अमूल का? तो ये है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है अमूल का। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे हम मछली उत्पादन की, तो यह किस क्रांति से संबंधित है? तो यह संबंधित है नीली क्रांति से। ठीक है ना, नीली क्रांति से यह संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक है ना, 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय इसकी शुरुआत हुई थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी? तो ये चली थी 1885 से 1890 के बीच। ठीक है ना, 7वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। और मछली उत्पादन यानी नीली क्रांति के जनक कौन थे? तो नीली क्रांति के जनक थे डॉक्टर हीरालाल चौधरी, और डॉक्टर अरुण कृष्णन। ठीक है, डॉक्टर अरुण कृष्णन ये नीली क्रांति के जनक। ठीक है, डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र 1885 में आयोजित किया गया था। और यह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो जो आईएनसी का पहला सत्र है तो ये 1885 में आयोजित किया गया था। और किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था बम्बई में। ठीक है ना, बम्बई में किया गया था। किस विद्यालय में? तो ये किया गया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये आयोजित किया गया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना तो ये की थी A.O. ह्यूम ने। ठीक है ना, A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, फिर बात करें हम आईएनसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, पहले अध्यक्ष, तो इसके पहले ही अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है ना, व्योमेश चंद्र बैनर्जी ये आईएनसी के पहले अध्यक्ष थे। कब थे? तो ये थे 1885 में बम्बई में। ठीक है ना, 1885 में बम्बई अधिवेशन में थे। फिर आईएनसी के पहले पारसी अध्यक्ष,
ठीक है। तो पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी यह पहले पारसी अध्यक्ष थे। ये थे 1886 में कलकत्ता में। ठीक है ना, 1886 कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष थे। फिर है पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है ना, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी ये कब थे? तो ये थे 1887 में मद्रास अधिवेशन में। ठीक है, फिर है पहले विदेशी। ठीक है ना, पहले विदेशी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल भी ये पहले अध्यक्ष थे। कब थे? तो ये थे 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है ना, पहले विदेशी अध्यक्ष। फिर है पहली महिला अध्यक्ष। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता में। ठीक है ना, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, फिर है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। अब यहाँ पे क्या है? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है ना, 1925 में कानपुर अधिवेशन में। फिर है सबसे कम उम्र के आईएनसी अध्यक्ष। ठीक ना, सबसे कम उम्र के आईएनसी अध्यक्ष या युवा अध्यक्ष कौन थे ये? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये सबसे कम उम्र के आईएनसी अध्यक्ष थे। कब थे? तो ये थे 1923 में दिल्ली स्पेशल सेशन में। ठीक है ना, दिल्ली स्पेशल सेशन में ये आईएनसी के अध्यक्ष थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा। ठीक है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का 6 साल तक का। ठीक है ना, 6 साल का। कब से कब तक? तो ये थे 1940 से 1945 तक। ठीक है, ये आईएनसी के सबसे लंबे अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और फिर बात करें महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये आईएनसी के अध्यक्ष कब बने थे? तो यह बने थे 1924 में बेलगांव में। ठीक है, बेलगांव सेशन में या अधिवेशन में ये आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। तो ये सारी डिटेल है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1942 में किस प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो 1942 में किस प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो ये भेजा था आंसर सी विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है ना, विंस्टन चर्चिल ने 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा था भारत में। ठीक है ना, और विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फ़कीर कहा था। ठीक है ना, विंस्टन चर्चिल ने ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय ये कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा ये अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे। और ये कब अंतरिक्ष गए थे? तो ये गए 1984 में। ठीक है, फिर बात करें विक्रम साराभाई की। तो विक्रम साराभाई ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। ठीक है ना, विक्रम साराभाई। फिर बात करें एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये भारत के
पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। फिर है सुनीता विलियम्स, तो यह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल निवासी दूसरी महिला थी, ठीक है ना, भारतीय की मूल दूसरी महिला थी, ठीक है ना, दूसरी महिला थी जो कि अंतरिक्ष पर गई थी, ठीक है ना, जो कि है सुनीता विलियम्स। और सबसे पहले कौन गई थी, तो ये सबसे पहली महिला कौन थी, तो कल्पना चावला थी, ठीक है ना, भारत की कल्पना चावला जो सबसे पहले अंतरिक्ष पर गई थी महिलाओं में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हर वर्ष इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, इसे जारी किया गया है। तो हर वर्ष इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, तो यह किसने जारी किया है, तो यह किया है विश्व बैंक समूह ने, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, विश्व बैंक समूह। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, तो टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था, तो ये हुआ था 1876 में, ठीक है ना, 1876 में टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। और इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था ग्राम बेल ने, ठीक है ना, ग्राम बेल ने इसका आविष्कार किया था टेलीफोन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है, तो ये है अनुच्छेद 18, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 18, जो कि उपाधियों के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन डैश को किया गया था, तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट है, लायन कैपिटल स्तंभ स्थित है, तो लायन कैपिटल स्तंभ ये कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है सारनाथ में, ठीक है ना, सारनाथ में यह स्थित है। और इसे किसने बनवाया था, तो इसे अशोक ने बनवाया था, ठीक है ना, अशोक ने बनवाया था लायन कैपिटल स्तंभ। नेक्स्ट है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो NSE का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है मुंबई में, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था, तो 1947 को भारत का संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था, तो ये था संयुक्त प्रांत का, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट है, उलट बंसी किस भक्ति कवि का विशिष्ट योगदान है, उलट बंसी ये किस भक्ति कवि का विशिष्ट योगदान है, तो ये है कबीर का, ठीक है ना, कबीर का ये भक्ति कवि का विशिष्ट योगदान है उलट बंसी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रंग अंधापन और खराब दृष्टि होता है, तो किसकी कमी से रंग अंधापन और खराब दृष्टि होती है, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ए। नेक्स्ट है, पारा का सामान्य नाम क्या है, तो पारा का सामान्य नाम क्या है, तो इसका सामान्य नाम है क्विक सिल्वर, ठीक है ना, क्विक सिल्वर इसका सामान्य नाम है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सोडा वाटर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है, तो भारत में सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो ये कहता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य ये कौन सा है, तो ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश ये सबसे कम शहरीकृत राज्य है। और ये कितने परसेंट है, तो ये है 10.03%, ठीक है।
और फिर बात करें सबसे अधिक शहरीकृत राज्य, सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है, तो ये है गोवा। ठीक है, गोवा ये सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, ये है 62.17%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच स्थित पहाड़ी दर्रा काराकोरम किसके निकट है, तो भारत और चीन के बीच स्थित पहाड़ी दर्रा काराकोरम यह किसके निकट है, तो यह है कारगिल के निकट। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी कारगिल। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान कहाँ पाई जाती है, तो विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान ये कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो ये है आयोडीन। ठीक है ना, आयोडीन ये आवश्यक तत्व है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।